हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। बेसिक अकाउंटिंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब डिवीज़न ऑफ जर्नल। ये जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकली हम लोग जब मैनुअली बुक मेंटेन करते थे, सिस्टम या सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करते थे, तब बड़ा काम का टॉपिक था। रीज़न क्या होता है कि जर्नल जो है, सारे ट्रांजैक्शन हम कहते हैं जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे हम, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं, लेन देन बढ़ेंगे। अब सोचो सभी लेन देन अगर एक ही बुक में रिकॉर्ड हो, जर्नल में रिकॉर्ड हो, तो किसी एक ट्रांजैक्शन को ढूंढने में कितना टाइम खराब होगा। अब यही चीज सॉफ्टवेयर में भी है। आज हम सॉफ्टवेयर में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, अगर वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते जाएंगे और मान लो हमारे लाखों ट्रांजैक्शन हुए, अब उसमें से मुझे कोई एक ट्रांजैक्शन ढूंढना है, वो शायद मान लीजिए परचेज का ट्रांजैक्शन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मुझे उस ट्रांजैक्शन की एग्जैक्ट डेट पता हो, या फिर मुझे पता हो वो ट्रांजैक्शन मैंने कब कैसे रिकॉर्ड किया था, तो मैं इसको ढूंढ सकता हूं सिस्टम में भी। लेकिन अगर हम लोग एक अलग बुक मेंटेन कर लें परचेज के लिए, तो सोचिए हमारे जो ट्रांजैक्शन है उसमें परचेज का ट्रांजैक्शन ढूंढना हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि परचेज का ट्रांजैक्शन परचेज बुक में मिलेगा। यही सब डिवीजन ऑफ जर्नल है। हमने जर्नल को बांट दिया और इस तरह से बांटा कि जो बिजनेस के लगभग 95 से 98% ट्रांजैक्शंस हैं, वो किसके हैं? वो या तो कैश के हैं, बैंक से हैं, परचेज के हैं, सेल के हैं, या फिर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के हैं। बाकी के जो ट्रांजैक्शन हैं, लेन देन हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो हमने क्या किया, अपने इन 95% ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग बुक मेंटेन कर ली। परचेज के लिए अलग बुक, सेल्स के लिए अलग बुक, कैश के ट्रांजैक्शंस के लिए अलग बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन के लिए अलग बुक रख ली। और बाकी कुछ अगर बच गया, जो बाकी 5 से 3% ट्रांजैक्शन, 2% ट्रांजैक्शन जो नॉर्मली बहुत कम होते हैं, होते तो हैं लेकिन बहुत कम होते हैं साल भर में, तो उनके लिए हमने एक अलग बुक मेंटेन कर ली और उस बुक को हमने कह दिया कि अब आप जर्नल हो। मतलब हमने जर्नल में अब सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जो कि हमारे बिजनेस में बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस होते हैं और जिनके लिए हमने कोई अलग बुक नहीं बनाई। बाकी हमने क्या किया, परचेज के लिए परचेज बुक, सेल के लिए सेल्स बुक, कैश के लिए कैश बुक, इस तरह अलग अलग बुक बना दी। और यही हमारे मेन ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं। तो क्या फायदा हुआ इसका? सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर नेचर का ट्रांजैक्शन मुझे ढूंढना होगा, तो मैं उस पर्टिकुलर बुक में जाके उस ट्रांजैक्शन को ढूंढूंगा, ना कि मुझे पूरी लिस्ट, पूरे ट्रांजैक्शन ढूंढने होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, अगर हमें यह पता लगाना है कि कोई फलाना चेक हमने दिया था और उसकी हमने एंट्री करी कि नहीं करी, या हमारे को कोई चेक मिला था, हमने उसकी एंट्री करी कि नहीं करी, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं जाऊंगा कैश बुक में, क्योंकि कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। एक पढ़ेंगे कैश बुक हम यहां आगे। तो मुझे इतने सारी एंट्रीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने यहां इसे कहा सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जर्नल का बंटवारा, विभाजन, बांट दिया हमने जर्नल को। यह है इसका मतलब।
अब जो बुक्स हमने बनाई उसे हम सब्साइडरी बुक भी कहते हैं, सहायक बहियां, जर्नल की सहायक, जर्नल की सब्साइडरी बुक्स, जिसमें हम जर्नल के ही जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें अब पूरे जर्नल में रिकॉर्ड ना करके मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए हमने अलग अलग बुक बना दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया, इसका मीनिंग क्या है कि लार्ज बिजनेस जो कंसर्न होती हैं, जो बड़े बिजनेस या बिजनेस चाहे छोटा भी हो, लेकिन ट्रांजैक्शन अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम जर्नल को डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, उसके हिस्से कर देते हैं, पार्ट्स कर देते हैं। ठीक है, सो दैट जिससे कि जो क्लर्क हैं वो सेम टाइम पर काम कर सकें, और इसी को हम कहते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। क्या इसका पर्पस है? अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, पर्पस, फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर हम सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे एक ही बुक जर्नल में, तो प्रॉब्लम क्या है, जो बुक है वो या तो बहुत लार्ज हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी, और उसे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इफ वन बुक इज आस्क्ड टू रिकॉर्ड, जैसे मैंने कहा कि अगर हमें एक बुक कीपर, वन बुक कीपर इज आस्क्ड टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन, एक बुक कीपर को कहा भैया आप ये वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे या सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, तो प्रॉब्लम क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड मिस्टेक विल बी ग्रेट। भाई मैंने एक ही बंदे को कह रखा है तुम ही सारी एंट्रियां करोगे, जबकि मैं उसकी जगह क्या कर सकता हूं कि भैया परचेज की एंट्री तुम संभालोगे, सेल का तुम संभालोगे, कैश का तुम संभालोगे, बैंक का तुम संभालोगे, तो हमारा काम भी बट गया, जर्नल ही नहीं बटी, काम भी बढ़ गया। उससे क्या होगा, गलतियां होने के चांसेस कम होंगे। परचेज वाली एंट्रियों के लिए हमने परचेज बुक भी बना दी और उसका काम एक अलग बंदे को सौंप दिया कि परचेज बुक तुम्हारे पास तुम मेंटेन करना, गलतियों को कम करने के लिए। इट विल ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर कमिटिंग फ्रॉड, क्योंकि इससे गलतियां भी होंगी और फ्रॉड भी होंगे, क्योंकि सब कुछ एक ही बंदा रिकॉर्ड करने बैठेगा तो वो गलतियां कर सकता है और साथ ही साथ वो फ्रॉड भी कर सकता है, क्योंकि उसको पता है सब कुछ मेरे हाथ में है। If all the transactions are recorded in one book, it will become difficult to trace out a particular transaction. जैसा मैंने आपको बताया, किसी एक ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना मतलब ढूंढना में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे पास जो बुक है वो एक ही है और उसी में से हमको कोई ट्रांजैक्शन अगर ढूंढना है तो पूरी बुक हमें देखनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग सब डिवीजन कर देते हैं जर्नल का। अब सब डिवीजन करने के बाद कितनी जर्नल या कितनी बुक्स हमें मेंटेन करनी होंगी, तो उसको हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं, एक स्पेशल जर्नल और एक जर्नल जर्नल। जैसे मैंने कहा, स्पेशल जर्नल क्या है, ये स्पेशल बुक्स हैं, स्पेशल बुक्स। और जर्नल जर्नल क्या है, जर्नल जर्नल है कि रिमेनिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे इस जर्नल में रिकॉर्ड होंगे, जैसे अपन जर्नल एंट्री में करते हैं। और जो स्पेशल बुक्स हैं उसको हमने ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से, जैसे अगर कैश का ट्रांजैक्शन है तो हमने एक कैश बुक बना दी, परचेज का ट्रांजैक्शन है तो हमने परचेज बुक बना दी, सेल का है तो हमने सेल्स बुक बना दी। इस तरीके से हमने उसको अलग अलग बुक्स में बांट दिया। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास कितनी स्पेशल बुक्स या जर्नल हैं या सब्साइडरी बुक्स हैं जो हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो पहली है कैश बुक, कैश बुक, इसके बाद परचेज बुक, इसके बाद सेल्स बुक, इसके बाद परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और लास्ट में है जर्नल जर्नल। तो आप देखें ये जो है सारी बुक्स, ये सब हमारी सब्साइडरी बुक्स हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, ये सब हमारी स्पेसिफिक बुक्स हैं। तो स्पेशल जर्नल का मतलब है जर्नल इज विच ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू सर्टेन स्पेशल ग्रुप्स आर रिकॉर्डेड। और इस तरह हम सब डिवाइड करते हैं जर्नल को लगभग 8 ग्रुप्स में या 8 बुक्स में। 6 की बात हम कर रहे हैं, एक 7 और 8 होती है जो बहुत कम काम आती है, इसलिए हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब नहीं किया। वो है BR बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। आज के टाइम में अपने वो इतनी काम की नहीं है। तो अपने
बेसिक अकाउंटिंग की बात करें तो उसमें अपने लिए ये सारी बुक्स जो है इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा जितने ट्रांजैक्शन होंगे कैश के, परचेज के, सेल्स के, तो यहां आ जाएंगे। बाकी जो ट्रांजैक्शन बचेंगे वो सारे जर्नल प्रॉपर में आ जाएंगे। अब वो कौन से ट्रांजैक्शन होंगे वो भी हम बात करते हैं, पहले इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अब कैश बुक की। कैश बुक जो है, कैश बुक में हम इट इज अ स्टेटमेंट विच मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट मेड आइदर कैश और थ्रू बैंक। मतलब यहां पर हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि कैश में होते हैं, कैश की रिसिप्ट्स, कैश के पेमेंट्स। और कैश का मतलब यहां कैश नहीं है, कैश का मतलब यहां पर बैंक से भी है कि आपका पेमेंट होना चाहिए। इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कह सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से पेमेंट होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट हो रहा हो, चाहे बैंक से हो रहा हो, ऑनलाइन भी बैंक से ही होगा, और कैश में हो रहा हो। तो पेमेंट अगर हो रहा है या रिसिप्ट अगर हो रही है तो हमें पेमेंट और रिसिप्ट का हिसाब किताब रखना है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा बचा। तो हम उसके लिए कौन सी बुक मेंटेन कर रहे हैं? कैश बुक। ठीक है। अब अगर मैनुअल अकाउंटिंग में चले जाओ तो कैश बुक अपने आप में 3 तरह की होती है, बट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऐसे कोई डिस्क्राइब नहीं कर रखे कितने टाइप्स हैं। तो आपको तो एक ही लेके चलनी है, कैश बुक है, जिसमें हम कैश बुक में कैश और बैंक दोनों के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर मैं किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चले जाऊं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि कैश बुक नाम की एक बुक मेंटेन होती है। आप एंट्री तो करते जाओगे सारी, सॉफ्टवेयर का यही काम है, वो कोई बुक्स भी मेंटेन करेगा, कैश बुक भी बनाएगा, परचेज बुक भी बनाएगा, सेल्स बुक भी बनाएगा। आपको नहीं बनानी है, मैनुअली नहीं बनानी है, आपको तो वही एंट्रियां करनी है। वो क्या करेगा, अगर आप एंट्रियां डालते जाओगे तो वो अपने आप कैटेगराइज करता जाएगा कि भाई ये कैश का ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में जाएगा, परचेज का ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट परचेज का गुड्स का, तो परचेज बुक में जाएगा, सेल्स का है तो सेल्स बुक में जाएगा। तो यहां ध्यान रखें, इसका मतलब यह नहीं है, ध्यान दीजिए, अगर मैं कह रहा हूं कि परचेज बुक में बना रहा हूं तो परचेज बुक अगर मैं बना रहा हूं तो सर परचेज का ट्रांजैक्शन तो परचेज बुक में जाएगा। लेकिन अगर मैंने परचेज कैश में करी है, सोचिए अगर परचेज मैंने कैश में करी है या चेक से पेमेंट कर दिया तो इस परचेज का रिकॉर्ड इस कैश बुक में ही मेंटेन होगा। रीजन, कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे पेमेंट, चाहे वो कैश में हो चाहे चेक से हो, सारी रिसिप्ट चाहे वो कैश में हो चाहे चेक से हो। तो फिर सर परचेज बुक में क्या जाएगा? परचेज बुक में जाएगा जो हम क्रेडिट में परचेज करेंगे गुड्स को, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे परचेज बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसलिए कैश परचेज, कैश सेल्स, ये सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएंगे। मतलब जिस लेन देन में कैश था, पेमेंट था, रिसिप्ट थी, चेक से था, कैश से था, ऑनलाइन ट्रांसफर था, ये सब कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ी सी बातें कैश बुक के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बता दूं। ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें हमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। हम लोग जब खुद अकाउंटिंग करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन प्रैक्टिकली रहता है, जर्नल एंट्री करते समय भी रहता है। उन कुछ ट्रांजैक्शंस को मैंने यहां पे हाईलाइट किया है जो कि बैंक से, कैश बुक से रिलेटेड है। जैसे एक तो मैं आपको समझा दूं कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? ऐसी एंट्री जिस एंट्री में कैश और बैंक दोनों अकाउंट रिवर्स ऑर्डर में इफेक्ट हो रहे हैं। रिवर्स ऑर्डर का मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। जैसे कैश बैंक में जमा कराया तो कैश जमा कराया तो कैश गया, कैश सीआर हो जाएगा, बैंक डीआर हो जाएगा। इसी तरह कैश बैंक से निकाला, कैश आया, कैश डीआर हो जाएगा, बैंक सीआर हो जाएगा। कैश और बैंक, ये दो ट्रांजैक्शन किसी एंट्री में कैश और बैंक दोनों डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन कहां चले जाएंगे? उन ट्रांजैक्शंस को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो अगर हम मैनुअली कैश बुक बनाएं तो वो कैश बुक के दोनों तरफ पोस्ट किए जाते हैं, डेबिट में भी पोस्ट होंगे और क्रेडिट में भी पोस्ट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहां पर एक कैश बुक बना रहा हूं तो इस कैश बुक में मान लीजिए 2 कॉलम है, कैश का भी है और बैंक का भी है।
ये CR साइड, ये DR साइड हो गई, और ये DR साइड हो गई, और ये हमारी CR साइड हो गई। यहां पर ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ठीक है, और पर्टिकुलर्स का इसी तरह यहां पर एक कॉलम कैश का हो गया और एक कॉलम बैंक का हो गया। तो अभी जैसे अपन ने लेजर पोस्टिंग सीखी, जैसे मान लो ये एंट्री है, हमने कैश निकाला बैंक से, तो कैश आया हमारे पास, कैश को डेबिट कर देंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा 5,000 रुपए। अब मैं इसकी एंट्री कैसे बनाऊंगा, इसकी पोस्टिंग कैसे करूंगा? तो कैश अकाउंट DR हुआ, तो मैं ये कैश बुक अपने आप में कैश अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है, तो कैश तो DR हुआ, तो DR साइड में जाके लिखूंगा टू बैंक। और अगर मैं बैंक के लिए सोचूं तो बैंक CR हुआ, तो बैंक के लिए पोस्टिंग CR में होगी। मैं लिखूंगा क्या वहां पर, बाय कैश रेफरेंस में कि भैया पैसा निकाला है बैंक से, 5,000 रुपए बैंक वाले कॉलम में मैं अमाउंट लिख दूंगा। तो इसे हमने कहा कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा एंट्री है क्योंकि ये कैश बुक के दोनों तरफ पोस्ट हो गई, डेबिट में भी पोस्ट हो गई, क्रेडिट में भी पोस्ट हो गई। उसका रीजन क्या रहा कि कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहे हैं इस एंट्री में, और कैश और बैंक दोनों ही खाते हम मेंटेन करते हैं किसके अंदर, कैश बुक के अंदर। इसलिए कैश बुक के दोनों तरफ पोस्टिंग हो गई, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में कैश और बैंक इफेक्ट हुए हैं, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में गए हैं। एक डेबिट हुआ है तो एक क्रेडिट हुआ है, ऐसा नहीं है कि दोनों डेबिट हुए हैं दोनों क्रेडिट हुए हैं। इसी तरह एक ट्रांजेक्शन क्या बन सकता है, बैंक से ये तो हमने भी पैसा निकाला था, अब मान लो अगर हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हम ये एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज 8,000 रुपए हमने बैंक में जमा कराया कैश। अब यहां पर आप देखेंगे तो बैंक डेबिट हुआ, तो अब मैं बैंक के लिए डेबिट में जाके पोस्टिंग लिखूंगा, रेफरेंस में लिखूंगा टू कैश, अमाउंट बैंक में आ जाएगा 8,000 रुपए। और कैश के लिए मैं जाऊंगा तो कैश यहां पर क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी, क्या लिखूंगा, बाय बैंक, और अमाउंट आ जाएगा कैश कॉलम में, वो है 8,000 रुपए, कि हमने 8,000 रुपए निकाले। अब ये देखो एंट्री दोनों तरफ पोस्ट हो रही है, इसको कॉन्ट्रा एंट्री करें। अब मैनुअली तो आपको कैश बुक बनानी नहीं है, अगर बनानी पड़े तो फिर आप इस तरह से बनाएंगे, लेकिन अगर आपको नहीं बनानी है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, सपोज आप टैली को सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो टैली में जो टैली है उसके अंदर एक वाउचर होता है जिसे कॉन्ट्रा वाउचर के नाम से जाना जाता है। अभी हम टैली में भी इसके बारे में बात करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए एक कॉन्ट्रा वाउचर है हमारे पास, ये आप देखिए, यहां पर ये टैली की एक स्क्रीन है, ठीक है। टैली में इस तरह से एंट्री होती है, ये वाउचर है, टैली में ये वाउचर खुले हुए हैं सारे, ये वाउचर में एंट्री है। जैसे यहां पर एक रिसिप्ट वाउचर है, तो रिसिप्ट का मतलब है जब भी पैसा आएगा, ठीक है, इनफ्लो ऑफ कैश या बैंक से पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो ये सारी एंट्रियां रिसिप्ट वाउचर में हो जाएगी। जैसे यहां पर एक दिखा रहा है कि कैश बाय मतलब कैश तो DR हुआ है, और टू रुपेश मतलब रुपेश CR हुआ है, तो उसका मतलब है पैसा रुपेश से आया है। ये एग्जांपल एक। अब आप ये देखें कि यहां पर ये लिस्ट बनी हुई है कितने वाउचर्स हैं। टैली में जब एंट्री होती है तो वो वाउचर्स में ही होती है। कैश वाउचर, कैश और बैंक के लिए एक वाउचर बनाया गया है जिसका नाम है कॉन्ट्रा वाउचर। ये आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये कॉन्ट्रा वाउचर है। तो मैं इसी चीज को सिखाने के लिए उस पर फोकस कर रहा था कि कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री होगी, जो कि ऐसी एंट्रीज हैं जिसमें हमने कैश या तो बैंक से विड्रॉ किया है फ्रॉम बैंक, या फिर हमने कैश डिपॉजिट कराया है बैंक में। ये दोनों तरह की एंट्रियां इस वाउचर में, कॉन्ट्रा वाउचर में जाकर रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये कॉन्ट्रा वर्ड आपको वहां काम आएगा टैली में कि कॉन्ट्रा क्या है सर, तो आप समझ जाएं कॉन्ट्रा का मतलब है कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस, कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें कि कैश और बैंक दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है। जब आप उसका प्रैक्टिकल करवाएंगे टैली में, तब आपको ये बात हम सिखाएंगे कैसे। तो उसी को रेफरेंस करने के लिए मैंने यहां पर आपको ये सिखाया कि यहां टैली में बहुत सारे वाउचर्स होते हैं। जैसे आपको बता दूं, अभी हम आगे पढ़ते भी जाएंगे, इसी तरह एक पेमेंट वाउचर है,
एक परचेज वाउचर है जिसकी हम बात कर रहे थे ना, परचेज बुक भी है, वैसे परचेज वाउचर है, सेल्स वाउचर है। अब परचेज वाउचर का मतलब क्या है? जो ट्रांजैक्शन परचेज का है, जिसको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं। उधार परचेज किया है गुड्स का, परचेज बुक में एंट्री होगी, क्योंकि अगर कैश परचेज किया है तो फिर तो ये पेमेंट वाउचर में जाएगा। इन सभी वाउचर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे टैली में। ये सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि कैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये वाउचर्स बनाए गए हैं, और आज हम उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि हमने जर्नल को सब डिवाइड कर दिया। तो टैली में जब एंट्रियां होती हैं तो वहां पर क्या होता है कि एंट्री वाउचर में होती है। अब वाउचर बहुत सारे होते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, इतने सारे वाउचर हैं। अब आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरा जो ट्रांजैक्शन का नेचर है वो कौन से वाउचर में रिकॉर्ड होगा। तो मैंने कहा अगर मेरा ट्रांजैक्शन कैश और बैंक का है, जिससे पैसा निकाल रहा हूं या जमा करा रहा हूं बैंक में, तो मैं जाऊंगा कॉन्ट्रा वाउचर में। कॉन्ट्रा वाउचर पे क्लिक करूंगा या F4 की दबाऊंगा, टैली की, मैं कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाऊंगा। ऐसे ही एक वाउचर खुलेगा, उसमें जाकर मैं एंट्री कर दूंगा। यहां पर पेमेंट वाउचर में जाऊंगा, F5 दबाऊंगा, पेमेंट वाउचर में चला जाऊंगा, और पेमेंट वाउचर में मैं कौन सी एंट्री करूंगा? जिसमें मैं पेमेंट कर रहा हूं, कैश में, क्योंकि पेमेंट का मतलब ही क्या है? पेमेंट हो रहा है, कैश में या चेक से या किसी भी तरीके से, बट पेमेंट होना चाहिए। इसी तरह एक वाउचर है F6, जिसके अभी बाद ही खुला हुआ वाउचर आपके सामने, F6 वाला वाउचर, जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट वाउचर। इसमें एंट्री कौन सी होगी? जिसमें हमारे पास पैसा आ रहा है, चाहे कैश में आए, चाहे चेक से आए, चाहे कैसे भी आए, बट आना चाहिए। सेल्स वाउचर, जिसमें हम जाके सेल्स की एंट्री करेंगे, जो हम उधार गुड्स बेचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि नगद में बेचा आपने तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो ये इसी वाउचर में जाके रिकॉर्ड होगा, रिसिप्ट वाउचर में। और इसी तरह अगर हमने उधार में खरीदा है तो मैंने कहा परचेज वाउचर में जाएगा, और नगद में खरीदा है तो फिर वो पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, सब्सिडरी बुक्स, मैनुअली अगर आप इस बुक्स को नहीं बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनानी भी नहीं है, हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आजकल अकाउंटिंग करने के लिए, तो उन सॉफ्टवेयर में ये बुक्स अपने आप मेंटेन होती है। बट आपको क्या करना है? आपको एंट्री करनी है, और एंट्री सही वाउचर में करनी है। एंट्री सही वाउचर में होनी चाहिए। अगर आपने गलत वाउचर में एंट्री कर दी, पहली बात तो टैली या कोई और सॉफ्टवेयर गलत वाउचर में एंट्री लेता नहीं है, लेकिन अगर ले रहा है तो भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एंट्री करनी कहां है। तो आप ये वाउचर्स देख लें। अभी इसमें एक जो हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्रेडिट नोट वाउचर है, डेबिट नोट वाउचर है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में काम आएंगे, अभी उसकी बात हम कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कॉन्ट्रा का मतलब क्या है। मैंने कॉन्ट्रा के लिए आपको ये चीज सिखाई थी। चलिए अब फटाफट से बात कर लेते हैं आगे। और हम कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात करी कॉन्ट्रा एंट्री की। अब इसी तरह एक कंफ्यूजन रहता है, जैसे कोई चेक मिलता है हमारे को, तो चेक जब सब मिलता है तो क्या हमें बैंक अकाउंट डेबिट कर देना चाहिए? चेक मिलना और मिलने के बाद बैंक में जमा कराना दोनों अलग बातें हैं। आपको सिर्फ चेक मिला और आपने बैंक में जमा करा दिया, नो इशू, बैंक अकाउंट डेबिट कर लो। एंट्री बनाते समय कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक आपकी एसेट है, बढ़ेगा तो बैंक को डेबिट कर देंगे। लेकिन सर सपोज मेरे को चेक मिला, बट वो चेक पोस्ट डेटेड चेक है, 10 दिन बाद का चेक मिला, मिल तो गया, तो क्या मैं उसको बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट करके लिख दूं? नहीं। फिर क्या करूं? मैं उसको बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट नहीं करूंगा, फिर मैं उसको चेक इन हैंड के नाम से डेबिट कर दूंगा कि मेरे पास ये चेक पड़ा है और मैं इसको 10 तारीख को जाके जमा करा दूंगा। क्योंकि देखो गलती हो जाएगी, अगर आपके पास चेक मिला और आपने आज ही 10 दिन बाद का चेक मिला है, आपको आज चेक मिल गया, आपने आज ही बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, तो आपने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, सोचो, जबकि एक्चुअल में बैंक तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं, चेक अभी तक बैंक में जमा हुआ ही नहीं। तो ये बात मैं आपको, इसलिए मैंने आपको यहां पर ये कुछ ट्रांजैक्शन लिख के दिए जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जब हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे जर्नल में। तो वहां पर एक दिक्कत ये आती है कि सर चेक मिला लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ अभी तक, तो जब तक वो बैंक में जमा ना हो या बाद की डेट का पोस्ट डेटेड चेक मिल रहा है, तो आप चेक इन हैंड नाम का एक अकाउंट खोल दें, उसको रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करने का ये फायदा होगा कि आपको याद रहेगा, सिस्टम में रहेगा कि एक चेक हमारे पास पड़ा है, और जब उसको बैंक में जमा कराने जाएं तब आप क्या करें? तब इस चेक इन हैंड को तो कर दें, क्या डीआर किया था, आप सीआर कर दें और बैंक को डीआर कर दें, क्योंकि उस केस में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैंक को तो आप कर दें जाके डेबिट, और जो चेक डेबिट हुआ था उसे कर दें आप क्रेडिट। भाई एक यूं मान लें ये भी एसेट है, चेक भी हमारी एसेट है, फ्यूचर में पैसा आएगा इससे, तो एक एसेट अब जा रही है और एक एसेट बढ़ रही है, तो जो एसेट बढ़ रही है डीआर, जो घट रही है सीआर, दैट्स इट।
समझ में आ गया? तो चेक जब मिलेगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये मैंने आपको सिखाया। इसके बाद है एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? किसी को चेक बेचना। तो एंडोर्स अगर हम चेक करते हैं तो क्या एंट्री होगी? सिंपल सी बात है, मेरे पास किसी से चेक आया, मैंने किसी को एंडोर्स कर दिया, बेच दिया, मेरे पास आया हुआ चेक, मतलब सपोज राम से मेरे पास चेक आया और मैंने उसको श्याम को बेच दिया। तो अब डिपेंड करता है, जब आपके पास राम से चेक आया तो आपने क्या एंट्री करी। सपोज आपने ये एंट्री करी कि भाई चेक आया ही है, बैंक में जमा नहीं कराया, तो आपने चेक इन हैंड को डेबिट कर दिया, और राम से आया, राम को आपने क्रेडिट कर दिया। अब ये चेक आपने शाम को दे दिया, ये चेक आपने शाम को दे दिया, तो शाम को दे दिया, तो अब क्या एंट्री होगी? अब आपकी एंट्री होगी, ये जो चेक आया था आपने डीआर किया था, अब इसको हम सीआर कर देंगे क्योंकि एसेट चली गई हमारे पास से, तो चेक इन हैंड को हम कर देंगे सीआर। और अब डीआर किसको करेंगे? किसको पैसा दे रहे हैं हम पैसा दे रहे हैं शाम को, तो हम शाम को डेबिट कर देंगे, शाम अकाउंट डीआर, क्योंकि शाम यहां पर रिसीवर है और हमारी लायबिलिटी भी है, हमें पैसा देना था, हमारा क्रेडिटर है शाम, तो हमने अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी चेक देकर। तो किसी का चेक किसी दूसरे को देना एंडोर्समेंट ऑफ चेक कहलाता है, और इस केस में हम लोग ये एंट्री पास करेंगे। ये स्पेशल ट्रांजैक्शन सिखाने के लिए मैंने ये लिखा है, दैट्स इट, क्योंकि ये सब कुछ चेक या कैश या बैंक से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन हैं। जब भी हम किसी को पेमेंट करेंगे चेक से, क्या एंट्री करेंगे? जब भी हम किसी को पेमेंट करेंगे चेक से तो हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, मतलब हमारा जो भी बैंक अकाउंट है वो हम क्रेडिट कर देंगे, और जिसको पेमेंट करेंगे, अगर हम किसी एक्सपेंस जैसे सपोज सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी को डेबिट कर देंगे, या किसी सप्लायर या पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो उस पार्टी को डेबिट कर देंगे। ठीक है? तो पेमेंट करते टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमेशा आपको बैंक क्रेडिट कर लेना है। अब यह भी देखना जरूरी है कि आपने जो पेमेंट किया, आपने अपना बैंक बैलेंस तो कम कर दिया, बट हो सकता है जिसको आपने चेक दिया उसने अभी तक आपका बैंक से पैसा निकाला ही नहीं। तो इस केस में भी क्या होगा कि बैंक का जो एक्चुअल बैलेंस है और जो आपके हिसाब से बैंक का बैलेंस चल रहा है उसमें डिफरेंस आएगा। और इस चीज के लिए फिर हमें नीड पड़ती है एक टॉपिक की, एक चीज की, एक कुछ बनाना पड़ेगा हमारे को सही करने के लिए हिसाब किताब, उसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है? ये भी हमारा एक टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे आगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं डिसऑनरिंग ऑफ चेक। डिसऑनरिंग का मतलब है चेक बाउंस हो गया। कभी सुना है आपने चेक बाउंस हो गया? चेक बाउंस होने का मतलब हमने किसी को चेक दिया या हमको किसी से चेक मिला, हमने बैंक में जमा कराया, लेकिन हमारा पैसा, हमारा बैलेंस नहीं बढ़ा। अब सोचो, जब हमने चेक बैंक में जमा कराया होगा तो हमने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा। ठीक है? अब क्या करेंगे? अब करेंगे क्रेडिट। रीजन कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ा ही नहीं, बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं तो डेबिट आपने गलत कर दिया। अब उसको सही करने का रास्ता क्या है? डेबिट कर दिया तो क्रेडिट कर दो। तो अगर कोई चेक, जैसे मान लो मुझे राम से चेक मिला और मैंने बैंक में जमा कराया उसी दिन, तो मैंने एंट्री करी कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, डेबिट, और राम को मैंने कर दिया क्रेडिट। अब चेक जमा हुआ लेकिन चेक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, जमा नहीं हुआ, चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। ये डिसऑनर का मतलब ये है। अब क्या होगा? अब मैं एंट्री करूंगा ये राम अकाउंट डेबिट, रिवर्स करके एंट्री को ये एंट्री पास कर दूंगा। अब इस एंट्री का लॉजिक क्या है कि राम जिससे मुझे चेक मिला था एक्चुअल में पैसा तो आया नहीं, तो मैं राम को वापस अपना डेटर बनाऊंगा। डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है, डेटर अपनी असेट है, मैं असेट बनाऊंगा। तो असेट को करते हैं अपन डीआर, क्योंकि पैसा लेना है, अभी तक चेक बाउंस हुआ है तो हम छोड़ेंगे तो ना उसको, पैसे लेने अपने को उससे, तो हम राम को कर देंगे डेबिट और बैंक को कर देंगे क्रेडिट। बैंक को क्रेडिट करने का लॉजिक क्या है कि जब मेरे पास चेक आया था मैं बैंक को डेबिट कर चुका था, अब क्या करूं, चेक का पैसा तो आया नहीं, मैंने बैंक को फालतू में कर रखा है डेबिट, अब मैं कर दूंगा उसको क्या, क्रेडिट। ये होगी एंट्री जब कोई चेक डिसऑनर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा पार्ट हम जर्नल का भी लेके चल रहे हैं साथ में कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के लिए। इसी तरह बैंक चार्जेस हैं। बैंक चार्जेस जब भी बैंक लेगा तो आपसे कैश में नहीं लेगा, आपके अकाउंट से निकाल लेगा। ये आपको अपने बैंक स्टेटमेंट को देख के पता लगाना पड़ेगा कुछ चार्जेस वगैरह लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। जब भी बैंक चार्जेस लेगा आपको क्या एंट्री करनी है कि आपका बैंक बैलेंस बैंक कम कर देगा, बैंक हो जाएगा सीआर, बैंक बैलेंस कम हो गया, असेट कम हो गई सीआर, और बैंक चार्जेस आपका खर्चा है, तो खर्चे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डीआर, तो बैंक चार्जेस को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है? और इसके बाद
बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग, तो कैश बुक भी जो है लास्ट में अपना बैलेंस शो करेगी, कितना पैसा हमारे पास आया और कितना पैसा गया। तो जैसे लेजर का बैलेंस निकालेंगे वैसे ही हम लोग कैश बुक का बैलेंस निकाल देंगे। टैली में कुछ कैश बुक आपको ऐसे दिखेगी, जैसे मैंने कहा कैश बुक आपको एक कॉलम दिखेगा कैश बुक का। जब हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे, समरी में जाएंगे, रिपोर्ट्स में देखेंगे, वहां पर हमें कैश बुक नाम का एक बुक दिखेगा, एक आइकन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने टैली की ये स्क्रीन प्रेजेंट हो जाएगी। ये बात भी जब हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे टैली का तब आपको साथ साथ बताएंगे। जितनी बातें मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं वो सारी बातें टैली में मैं आपको हाईलाइट दोबारा कराऊंगा, रिपीट करूंगा कि ये चीजें हमने सीखी थी, ये टैली में काम कैसे हो रहा है। अब आप देखो टैली में आप जैसे कैश बुक का आइकन ओपन करते हो तो आपके सामने कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, ये दोनों बैलेंस वो शो कर रहा है। ये कैश का बैलेंस है, ये बैंक का बैलेंस है, कि कैश में हमारे पास इतना पड़ा है, बैंक में हमारे पास इतना पैसा पड़ा है। अब आपको और डिटेल जाननी है तो यहां पर यही है कि टैली का सीधा सा तरीका है, आपको किसी भी चीज की डिटेल जाननी है तो आप जाकर उस पर क्लिक करें, आप आगे और डिटेल में मंथली वाइज डिटेल आपको चाहिए, फिर उसके आपके ट्रांजेक्शंस की डिटेल चाहिए, इस मंथ में कितने ट्रांजेक्शन हुए, फिर किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बारे में जानना तो आप क्लिक करते जाइए, आप उसके अंदर पहुंचते जाएंगे। ये टैली अपने आप क्रिएट कर लेता है। तो दिस इज द कैश बुक एज पर टैली, ठीक है। और मैनुअली काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक पेटी कैश बुक नाम से चीज होती है। पेटी कैश बुक क्या होता है, ये हम मैनुअली बनाते भी हैं आज के टाइम में, आज भी बनाते हैं। इसका रीजन होता है कि हमारे यहां पर कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग एक पर्सन अपॉइंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी को रिसेप्शन वाले को कह दिया कि आप ये छोटे मोटे खर्चे खुद ही चुका दिया करो, या कोई किसी पर्सन को अपन ने अपॉइंट कर दिया, एक अकाउंटेंट, एक छोटा एक जूनियर अकाउंटेंट हमने अपॉइंट कर दिया और उसको हमने कहा कि भैया आप ये पैसा रख लो महीने की शुरुआत में, जैसे मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिए। अब जो भी बिजनेस के डेली स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है, कोई कन्वेंस का खर्चा हो रहा है, कोई रिफ्रेशमेंट का खर्चा हो रहा है, ये आप खुद देते रहना और बाद में मंथ के एंड में आना, अपनी समरी ले आना कि भैया आपका कितना कितना खर्चा हुआ। जिससे क्या होगा कि जो मेन कैशियर है, अकाउंटेंट है, उसके सामने इन चीजों को भी हैंडल करने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसे बहुत से रोज के ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस चलेगा तो छोटे छोटे खर्चे होते रहेंगे, और उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों ने एक सेपरेट बुक बना दी जिसका नाम है पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक में हम छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। तो पेटी कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड petty items like carriage, cartage, entertainment expense, office expense, postage, stationery, telegram, refreshment, carriage charges, ये सब चीजें हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग बुक बना देते हैं जिसका नाम है पेटी कैश बुक। और इस पेटी कैश बुक को अपॉइंट बनाने के लिए हम लोग एक अलग पर्सन अपॉइंट कर देते हैं, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में उसको खर्चे रिकॉर्ड करने होते हैं। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा हमारा वर्कलोड कम हो जाता है। तो ये एक तरीका है अपने वर्कलोड को बांटने का और उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने का। तो पेटी कैश बुक कैसे बनती है उसका एक फॉर्मेट आपके सामने यहां हम दिखा देते हैं। ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हम लोग यहां रिसिप्ट, मतलब कितने पैसे आपको मिले वो रिसिप्ट में लिख देंगे। ये कैश बुक फोलियो है, कैश बुक के किस पेज नंबर पर आप इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि यहां से ये रिकॉर्ड जो भी होगा उसको समराइज करके ये सारी एंट्रियां वापस कैश बुक में अब मेन अकाउंटेंट को पास करनी होगी कि भैया इतना इतना खर्चा इन चीज़ों पर हुआ है। पर्टिकुलर्स में आप एक्सपेंस का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कितना पेमेंट हुआ वो पेमेंट कॉलम में लिखेंगे। वाउचर नंबर, जो वाउचर बना रहे होंगे आप कैश के, क्योंकि भैया कोई भी आप खर्चा चुकाओगे तो आपको वाउचर बनाना पड़ेगा कि भाई इतने रुपए का खर्चा हुआ, ताकि उसको आप बाद में कह सकते हैं कि रिकॉर्ड के रूप में वो आपके पास रहेगा कि ये खर्चा ऑथेंटिक था और ये खर्चा एक्चुअल में हुआ है। उस वाउचर का नंबर डाल देंगे ताकि हम लोग उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि भैया इस वाउचर पे इतने रुपए का खर्चा हुआ था। अब इसके हमने सब कॉलम बना दिए। जैसे हमने कहा भाई पोस्टेज में खर्चा हुआ तो पोस्टेज वाले कॉलम में डाल दिया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज अगर मेरा स्टेशनरी पे खर्चा हुआ तो मैं लिख दूंगा बाय स्टेशनरी। सपोज स्टेशनरी पर हमारे 100 रुपए खर्च हुए तो 100 रुपए लिख दिए। अब ये जो कॉलम है 100 रुपए यहां चल जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए हमारे कुछ रिफ्रेशमेंट पे खर्चे हुए, ठीक है, नाश्ता पानी वगैरह हमने करवाया किसी को, कोई हमारे कस्टमर आए थे, 500 रुपए इस पे खर्च हो गए। अब इसको कहां लिखें, तो हमने कुछ कॉलम बना लिए जैसे पोस्टेज का, स्टेशनरी का, कैरेज का, ट्रेवलिंग एक्सपेंस का, और एक हमने बना दिया मिसलिनियस कि भैया ये बहुत कम होते हैं ऐसे खर्चे छोटे मोटे, रिफ्रेशमेंट खर्चा बहुत कम होता है इसलिए हमने इसका कॉलम नहीं बनाया, हमने एक कॉलम बना दिया मिसलिनियस।
तो ये हमारी नीड है कि हमारे कौन कौन से खर्चे बिजनेस में ज्यादा होते हैं उनके तो हम कॉलम बना रहे हैं, और जो नहीं बहुत कम होते हैं, कई बार नहीं होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो उनके लिए हमने एक कॉलम बना दिया मिसलेनियस एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से, उसमें जाके दिखा दिया। अब इससे क्या होगा, इससे कुल पेमेंट यहां भी रिकॉर्ड हो जाएगा और क्रॉस टैली भी हो जाएगा कि हर हेड पर कितना कितना खर्चा हुआ है। प्रिंटिंग का खर्चा कुल कितना हुआ वो प्रिंटिंग वाले कॉलम से निकल जाएगा, ट्रेवलिंग पे कितना हुआ वो ट्रेवलिंग वाले से निकल जाएगा। तो ये एक सिस्टम है, ये मेंटेन करने से काम भी कम होता है और काम सिस्टमेटिक होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से बनाकर एक पेटी कैशियर को दे सकते हैं और वो अपने सारे खर्चे इसमें इस तरह से रिकॉर्ड करता रहेगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, मंथ एंड पर या वीक एंड पर जब भी हम लोग चाहें उससे उस खर्चों को टैली करवा लेंगे और जो भी बैलेंस उसके बाद बचेगा उसको आगे या तो उससे ले लेंगे या फिर आगे के खर्चे, अगले महीने के खर्चे चुकाने के लिए उसको वो पैसा और दे देंगे ताकि अगले महीने का खर्चा भी वो इस तरह चलाता रहे। चलिए, ये कैश बुक का पार्ट खत्म हुआ। अब आते हैं परचेज बुक पे। परचेज बुक का मतलब हमने पहले आपको सिखा दिया। परचेज बुक में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कौन से, जो हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं गुड्स का। जब भी हम गोदाम में खरीदेंगे तो ट्रांजैक्शन परचेज बुक में जाएगा। और टैली में मैंने आपको बताया, टैली में इसके लिए एक वाउचर है जिसका वाउचर को हम क्या कहते हैं, परचेज वाउचर। तो परचेज वाउचर में जाकर उसकी शॉर्टकट की होगी F9, वहां जाकर आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये अपने आप, ये जो परचेज बुक में आप परचेज वाउचर में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे टैली अपने आप परचेज बुक बना देगा, आपको बनानी नहीं है। फिर भी अगर आप बनाना चाहें तो ये परचेज बुक का आपके पास एक फॉर्मेट है कि डेट में डेट आ गई, ट्रांजैक्शन में आ गया, किससे अपन ने कितना गुड्स खरीदा उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, इनवॉइस नंबर में बिल का नंबर, इसके बाद डिटेल्स में हमने अमाउंट की डिटेल डाल दी, हमारे को गुड्स की कितनी कॉस्ट पड़ी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने 50,000 का गुड्स खरीदा, उस पर जीएसटी लग गई। सपोज हमने दिल्ली से खरीदा, अगर हम जयपुर में हैं और दिल्ली से खरीद रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा, और अगर हम लोग जयपुर से, ये राजस्थान से हैं और राजस्थान से कुछ खरीद रहे हैं तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो जो भी आपके ऊपर टैक्स लगा हो वो टैक्स आप इसमें जोड़ लें और इसके बाद अगर कुछ एक्सपेंसेस हो तो वो एक्सपेंस में डाल दें और लास्ट में जो टोटल है वो टोटल लगा दें। ठीक है, इस तरह से गुड्स की कॉस्ट वाले कॉलम में आ जाएगी, टैक्स में आ जाएगा, और जितने रुपए का बिल बनेगा इसमें जो भी जीएसटी ऐड होगी इसके बाद जो बिल बनेगा वो बिल का अमाउंट यहां टोटल वाले कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिमिलरली सेल्स बुक। अब सेल्स बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, जो कि क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के हैं। उधार में जब भी हम गुड्स बेचेंगे तो सेल्स बुक में जाएंगे। टैली में इसके लिए हमारे पास वाउचर होगा जहां हम ये सेल्स बुक बनाएंगे और सेल्स बुक में एंट्री करेंगे। वाउचर का नाम नंबर है F8 और नाम है सेल्स के नाम से, तो वहां जाकर हम लोग इसकी एंट्री कर देंगे। मैनुअली आपको बनाना है तो सिमिलरली जैसे परचेज बुक का था फॉर्मेट वैसे सेल्स बुक का है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर हम बोलते हैं इसको आउटपुट जीएसटी, क्योंकि परचेज के समय हम अकाउंट खोलते हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी, और परचेज सेल्स के टाइम पर हम अकाउंट लेके चलते हैं आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो सेम तरीके से चलेगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। परचेज रिटर्न बुक, अगर हमारा कोई ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न होती है तो परचेज रिटर्न जाकर हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, परचेज रिटर्न की एंट्रीज कर सकते हैं। कहां कर सकते हो आप परचेज रिटर्न की एंट्री, आप परचेज रिटर्न की एंट्री करोगे तो वहां पर डेबिट नोट, एक वाउचर मिलेगा आपको टैली में डेबिट नोट के नाम से। इस डेबिट नोट में जाकर ये हम एंट्री कर देंगे। डेबिट नोट क्या है मैं आपको बता दूं, डेबिट नोट जब भी हम कुछ गुड्स सामने वाले को लौटाएंगे, परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, खरीदा हुआ गुड्स हम वापस लौटा रहे हैं सप्लायर को, तो हम कहेंगे कि हमने आपका खाता डेबिट कर दिया, क्योंकि आपने जब हमको बेचा था, हमने खरीदा था, आपका खाता हमने क्रेडिट करा था, क्योंकि आप हमारे सप्लायर हो, क्रेडिटर हो, हमारी लायबिलिटी हो, आपको पैसे देने हैं। लेकिन अब कुछ गुड्स हमने अगर आपको वापस लौटा दिया तो हम आपको डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब हमारी लायबिलिटी कम हो गई, हमको पैसा नहीं चुकाना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डेबिट नोट बनाएंगे, और इसको डेबिट नोट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहां सप्लायर के अकाउंट को क्या कर रहे हैं, सप्लायर के अकाउंट को हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि पहले हमने उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया था ताकि उसका बैलेंस कम हो जाए, क्योंकि जितने रुपए का माल हमने उसको लौटा दिया वो पैसा हमको वापस नहीं देना है। डेबिट नोट बनाएंगे हम, डेबिट नोट भी हम लोग टैली में बना सकते हैं, और डेबिट नोट बनाने के बाद हम लोग इसमें दिखा देंगे कि कितने रुपए का गुड्स था जो हम लौटा रहे हैं, उस पे जो जीएसटी वगैरह थी कितनी लगी थी वो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अब जो गुड्स आपने खरीदा था अगर आप वापस लौटा रहे हो तो जो जीएसटी आप देकर आए थे
वो इनपुट जीएसटी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। उसका रीजन है कि वो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बात हम जीएसटी वाले टॉपिक में करेंगे। कुछ इस तरह से डेबिट नोट बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज रिटर्न होगा तो कुछ सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। ये देखिए परचेज रिटर्न का फॉर्मेट है आपके सामने। परचेज रिटर्न की बुक कैसे बनती है, सेम वही फॉर्मेट चलेगा, बस यहां पर इनवॉइस नंबर की जगह आप देखेंगे यहां पहले इनवॉइस नंबर था बुक में, उसकी जगह ये डेबिट नोट नंबर है। ठीक है, तो कौन सा डेबिट नोट नंबर हम इशू करेंगे, सामने वाले को एक वाउचर बनाएंगे हम डेबिट नोट का कि भैया हमने आपको इतने रुपए गुड्स लौटा दिया, उसका एक एविडेंस। क्योंकि आप सोचिए जब गुड्स हम वापस लौटाएंगे तो हमारे पास कोई इनवॉइस तो बनेगी नहीं, इनवॉइस तो खरीदने के टाइम पे बनेगी। जब हम वापस लौटाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डेबिट नोट बनेगा। तो डेबिट नोट हम इस तरह से बनाएंगे और उसका नंबर बना देंगे, उसका नंबर डाल देंगे यहां पर। नेक्स्ट, अब बात इसी तरह आती है सेल्स बुक की। सेल्स बुक में हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हमारे कस्टमर ने हमको गुड्स जो हमसे खरीदा था, हमने बेचा था, उसने लौटा दिया। कुछ भी रीजन हो सकता है, ओवर प्राइस लगी हो, पसंद नहीं आया हो, डिफेक्टिव हो, कुछ भी हो, उसने हमको लौटा दिया। अब जब उसने लौटा दिया तो उस केस में क्रेडिट नोट बनेगा। क्रेडिट नोट बनने का लॉजिक सोचिए, जब हम सेल्स रिटर्न की एंट्री बनाएंगे तो हम क्या एंट्री बनाएंगे कि सेल्स रिटर्न अकाउंट तो हम डेबिट कर देंगे क्योंकि सेल्स को हमने क्रेडिट किया था, और जो हमारा कस्टमर है, हमारा जो डेटर है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कस्टमर जिससे पैसे लेने थे, अब उसने जब माल ही वापस लौटा दिया तो उससे पैसे अब हमें कम लेने हैं। जितने रुपए उसका माल उसने लौटा दिया उतने रुपए हमको नहीं लेने हैं उससे, तो उसका खाता हम कम कर देंगे। पहले डेबिट किया था असेट मानते हुए पैसा लेना है, लेकिन अब उतने रुपए नहीं लेने, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब जब हम कस्टमर को क्रेडिट करेंगे इसलिए हम क्या बना के दे रहे हैं, एक क्रेडिट नोट कि भैया इतने रुपए का पैसा या इतने रुपए से हमने आपको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो फॉर्मेट बिल्कुल वही है जैसे सेल्स बुक का था, फर्क सिर्फ क्या है, जहां पर इनवॉइस नंबर है वहां पर क्या आ गया, क्रेडिट नोट नंबर आ गया। इसके लिए भी हमारे पास टैली में वाउचर है, उस वाउचर में जाकर आप टैली में क्रेडिट नोट नंबर या क्रेडिट नोट का जो वाउचर है उसमें जाकर ये एंट्री पास कर सकते हैं। चलिए, क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनाना जरूरी है ताकि एक एविडेंस हमारे पास रहे कि हमारे पास रिटर्न हुई थी। अब आ जाती है बात जर्नल प्रॉपर की। अब आप समझ जाओ हमारी स्पेशल बुक सारी हो गई, हमने परचेज बुक की बात कर ली, सेल्स की बात कर ली, कैश बुक की बात कर ली, दोनों रिटर्न्स बुक की बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं उसकी जो कि नॉर्मल जर्नल है। अब यहां पर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो कि उन बुक्स में नहीं होते। अब इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन बचेंगे ना, उसके लिए हमने कोई स्पेशल बुक नहीं बनाई, वो सारे ट्रांजैक्शन हम कहां रिकॉर्ड कर देंगे, जर्नल प्रॉपर में। और जर्नल प्रॉपर कुछ और नहीं है, जैसे आपने जर्नल सीखी थी, जर्नल का फॉर्मेट था, वैसे यहां पर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं सपोज फर्नीचर खरीद रहा हूं और फर्नीचर में उधार में खरीद रहा हूं, तो जो भी सप्लायर है उसको मैं क्रेडिट करूंगा, एंट्री ये करूंगा फर्नीचर अकाउंट डीआर टू सप्लायर। तो इसमें जिस तरह से आप एंट्री करते थे वैसे ही आपको यहां पर एंट्री कर देनी है, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू सप्लायर। तो जर्नल में आपको इस तरह से एंट्री पास कर देनी है। और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, जैसे हमने यहां पे क्या खरीदा, फर्नीचर, लेकिन ये असेट खरीदी है। सर अब कंफ्यूजन है, गुड्स खरीदा, सर परचेज बुक में जाना चाहिए, तो नहीं, परचेज बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि परचेज बुक में तब जाएगा जब हमने गुड्स खरीदा हो। हमने असेट खरीदी है, तो ये एंट्री कहां जाएगी, जर्नल वाउचर में, मतलब जर्नल में रिकॉर्ड होगी। और टैली में अगर मैं बात करूं तो ये एंट्री टैली में जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड होगी। टैली में एक वाउचर होगा जर्नल नाम का, उसमें जाके रिकॉर्ड होगी। F7 शॉर्टकट की है उसकी, अभी मैं आपको दिखाया भी था, अभी वापस दिखा दूंगा। एक जर्नल नाम का वाउचर होता है, तो जर्नल में वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो कि स्पेसिफिक वाउचर या बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन हैं जो कि बाकी वाउचर्स में या बाकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो सारे यहां रिकॉर्ड होंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री है, या किसी चीज को हम ड्यू कर रहे हैं, हम सैलरी ड्यू कर रहे हैं, एम्प्लॉय की सैलरी अकाउंट डीआर टू एम्प्लॉय, तो ये सारी एंट्रीज हम जर्नल वाउचर में करेंगे। ठीक है, चलिए, ये मैंने आपको बता दिया था, ये सारे वाउचर्स की आप लिस्ट देख सकते हो, सारी लिस्ट है हमारे पास। अभी मैंने कॉन्ट्रा वाउचर की बात करी, पेमेंट की, अभी जस्ट मैंने
जर्नल वाउचर की बात करी, दिख रहा होगा F7 करके आपको। इस जर्नल वाउचर में ही बात कर रहे थे कि हम वो एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी जो बाकी के वाउचर्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा सर ये परचेज की एंट्री भी नहीं है, सेल्स की भी एंट्री नहीं है, ये रिसिप्ट पेमेंट भी नहीं है, कॉन्ट्रा भी नहीं है, तो भैया आपको कहाँ एंट्री करनी है? जर्नल वाउचर में एंट्री करनी है, टैली में। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल करते समय आपको ये बात हम बताएंगे। तो यहां पर हमारा सब्सिडायरी बुक टॉपिक खत्म होता है। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमको ये बताना था कि भैया आपके ट्रांजैक्शन अगर ज्यादा है तो अलग अलग बुक्स बनाना आपके लिए कितनी सुविधा का काम है, जिससे कि आपके ट्रांजैक्शन को आप जल्दी से ट्रेस कर सकते हो, गलती होने के चांसेस कम है, फ्रॉड भी नहीं होंगे। और टैली में ये सारे वाउचर, ये सारी बुक्स हमें खुद को नहीं बनानी, मैनुअली बनानी नहीं है, हमें तो सिर्फ वाउचर्स में एंट्री डालनी है, ये बुक्स सारी अपने आप बनती जाएंगी। ठीक है, ये है हमारा सब्सिडायरी बुक का टॉपिक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे प्रैक्टिकल की बात, प्रैक्टिकल के समय इसमें हम जरूर करेंगे, इस चैप्टर को हम तब भी रिवाइज करेंगे कि हम नई चीजें पढ़ी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच।